हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे और शानदार मूड में होंगे। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी क्लास, जी हाँ, 1 घंटे की क्लास मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे और उम्मीद करता हूँ आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अब हम सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि है आपका रजिस्ट्रेशन, जिसे हम पंजीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसके ऊपर चलने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, उस जो क्लास है 1 घंटे की क्लास, उसको पूरा लगाइएगा। उसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज कवर होते हैं और उम्मीद भी यही करता हूं कि उसी क्लास में से आपके एमसीक्यूज आ जाने चाहिए। तो यहाँ हम पंजीकरण को समझ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन को समझ रहे हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे काम करेगा, इसको हम पूरी वीडियो को लगभग 15 मिनट के आसपास मुझे लगता है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का, तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी क्यों है। क्योंकि देखिए, आप स्कूल जाते हैं तो क्या स्कूल में सबसे पहले दाखिला लेते हैं? हाँ सर, लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। इसीलिए लेते हैं ताकि आप वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएं, ताकि स्कूल आपको पढ़ा पाए और आप भी पढ़ पाए। उसी तरह से जब आप जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जीएसटी में क्या करना होता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है ताकि आप जीएसटी के अंदर काम कर सके, जीएसटी में कर इकट्ठा करके सरकार को दे सके। सर, क्या ये जरूरी होता है? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद। उसी लिमिट की चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं बात करता हूं पंजीकरण की, तो पंजीकरण मैंने आपको बताया बेहद जरूरी है, अदरवाइज हमें पेनल्टीज लग जाती हैं। कब जरूरी है? छोटे दुकानदार को जरूरी है, बड़े दुकानदार को जरूरी है। तो उसके लिए इन्होंने एक लिमिट सेट की हुई है, उस लिमिट को हम यहां पर समझने वाले हैं। जब जीएसटी आया फ्रेंड्स, तब आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लिमिट रख दी। इन्होंने यहां पर लिमिट रखी थी कि ध्यान दीजिएगा 4 लाख रुपए और 9 लाख रुपए सालाना। जब ये जीएसटी 2016 में इन्होंने एक ड्राफ्ट लॉन्च किया, बाद में इस ड्राफ्ट में इन्होंने चेंजेस किए। ये जो 4 लाख और ये 9 लाख वाली कहानी कर रहे थे ये लोग, उसको बाद में इन्होंने 10 लाख और 20 लाख कर दिया। ध्यान देंगे, 10 लाख और 20 लाख कर दिया कि अगर आपके सालाना टर्नओवर इतनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। बट बाद में भी इनमें बहुत चेंजेस हुए, उल्टा पलटी करते रहे, लोगों को दिक्कतें आई, तो इन्होंने 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख रुपए अब ये कर दिया है कि अगर आपकी टर्नओवर इतनी है सालाना, देखिए मैं ईयरली बात कर रहा हूँ, सालाना अगर आपकी लिमिट इतनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो आज है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। इसकी डिटेल में लास्ट में मैंने एक सारणी बनाई है, एक टेबल बनाई है, वहां से आपको इसको पूरा अध्ययन करना है कि किस लिए 10, किसकी 10 है, किसकी 20 है, किसकी 40 है। वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अगर राजस्थान है तो राजस्थान के लिए कितनी है, दिल्ली है तो दिल्ली के लिए लिमिट कितनी है। तो वहां पर हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको यह समझना है कि रजिस्ट्रेशन तभी करवाना है जब आप इस टर्नओवर के अंदर कवर हो जाते हैं, 40, 20 और 10। अभी सिर्फ इतना समझना है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर, क्या अपनी इच्छा से भी करवाया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, जिसे हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। मेरी अगर इस टर्नओवर लिमिट में नहीं भी आता हूं तो भी मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं, ऐच्छिक रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो चलिए, एक पॉइंट आपका यहां पर कवर होता है, ये लिमिट वाला। दूसरा, एग्रीगेट टर्नओवर, ये एक वर्ड है, यहां पर हमें डिटेल में नहीं जाना। अगर सीए की क्लासेस होती तो मैं इसमें डिटेल में जाता। तो जो ये टर्नओवर है उसको एक वर्ड दिया उन्होंने, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब कुल मिलाकर, पूरी तरह से। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मतलब मैं दुकान भी चलाता हूं एक, और मैं मान लीजिए सर्विसेज भी देता हूं, ठीक है। इन दोनों की इनकम को जोड़ा जाएगा। ऐसे नहीं है दुकान को अलग देखा जाएगा, मेरी सर्विस को अलग देखा जाएगा। एग्रीगेट का मतलब है टोटल। एग्रीगेट का मतलब, और मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ एक स्टेट में नहीं है। मेरी एक दुकान चलती है राजस्थान में, मेरी एक दुकान चलती है पंजाब में। मैं गंगानगर की बात ले लेता हूं, गंगानगर के आज पंजाब का बॉर्डर लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी एक दुकान गंगानगर में और एक मेरी दुकान अबोहर, नजदीक ही है, पंजाब का एरिया है अबोहर। तो मेरी एक दुकान अबोहर में भी है। तो क्या टर्नओवर में इन दोनों को जोड़ा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल इन दोनों को जोड़ा जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना पड़ेगा उसके ऊपर हम अगले स्लाइड में जाकर चर्चा करने वाले हैं। अभी तो आपको समझ में आ गया कि जितनी आपकी टर्नओवर है, इनकम नहीं बोलूंगा यहाँ पे मैं, टर्नओवर वर्ड यूज करना चाहूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स में होती है। यहां पर जीएसटी में टर्नओवर का पैमाना देखा जाता है। टर्नओवर मतलब पूरे साल में आपने ट्रांजैक्शंस कितने किए, ओके, ठीक है जी। यहां पर मैंने 2 पॉइंट आपको समझाए। आपने एक लिमिट देखा, दूसरा देखा एग्रीगेट टर्नओवर। और एग्रीगेट टर्नओवर इतनी होगी तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सर बहुत ज्यादा हिंदी आ गए, सीख रहे हैं हिंदी वापस से, ठीक है। अब जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पैन बेस होगा। ध्यान देंगे, पैन बेस आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है जी। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी में वो पैन बेस होगा। तो ध्यान रखेंगे, बिना पैन के जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो पैन नंबर भी लेना पड़ेगा।
अच्छा जी, अभी टाइम है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग में हमारे यहाँ पे ये कोर्सेज जो आपको मिल जाएगा 30 डे कोर्स है, ठीक है जी। तो 30 डे कोर्स आपको अवेलेबल है, 30 दिनों में आप तैयारी कर सकते हैं मेरी स्ट्रेटजीज के साथ, बहुत आसान है। बाकी अगर आप में कॉन्फिडेंस हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरा 30 डेज कोर्स कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके बाद आपको 10 फुल मॉक टेस्ट है, पर अब इसको बढ़ा भी दिया जाएगा क्योंकि अभी हमें एग्जाम में टाइम मिल गया है, तो ये 10 20 30 कुछ भी हो सकते हैं, जितना हमारे पास समय हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है जी। ये सेकंड पार्ट, जी हाँ सेकंड पार्ट जूनियर अकाउंटेंट और साथ ही साथ कमर्शियल असिस्टेंट या और भी कोई अगर एग्जाम है तो उसके लिए स्पेशली बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि अब पटवारी के एग्जाम का या आरपीएससी वाले एग्जाम का कंटेंट आप लोगों को दिया गया है, नहीं, हमने सिर्फ इसी के लिए बनवाया गया है। तो ये स्पेशल कोर्स आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये सभी कोर्सेज के प्राइस हैं, ठीक है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं हम जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना बेहद जरूरी है। जब मैंने आपको बात किया था कि मैं राजस्थान में हूँ तो मुझे राजस्थान का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जैसे मैंने गंगानगर का एग्जांपल दिया था, और अगर मेरी शॉप पंजाब में है तो मुझे पंजाब में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एबीसी के ऑफिस है दिल्ली, हरियाणा और यूपी में, तो इसको तीनों स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा, बशर्ते इसकी टोटल टर्नओवर जो कि जोड़कर मेरी राजस्थान की मेरी पंजाब की टर्नओवर अगर मान लीजिए 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है या 40 लाख, जो भी लिमिट होगी, अभी इस लिमिट पे नहीं जाते, लिमिट के लिए लास्ट में सारनी है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन इन दोनों में लेना जरूरी हो जाएगा। मान लीजिए 10 लाख मेरे यहाँ पर है, 11 लाख मेरे यहाँ पर है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन दोनों में लेना है, क्योंकि जब मैं राजस्थान के लिए देखूंगा तब भी मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 21 लाख आएगी, और जब मैं दूसरे स्टेट के लिए देखूंगा तब भी मेरी टर्नओवर क्या होगी, 21 लाख आ रही होगी। तो मुझे दोनों स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा। ओके, अगर मैं सेम टाइप के बिजनेस करता हूँ अलग अलग जगहों पे, पर स्टेट एक है, मान लीजिए मैं राजस्थान में गंगानगर में, जयपुर में, अजमेर में 3 दुकानें चलाता हूँ, ठीक है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन 3 चाहिए क्या? नहीं, अब मुझे एक रजिस्ट्रेशन से भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। मतलब राजस्थान में कम से कम आपने एक पंजीकरण लेना जरूरी है, ठीक है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ले सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं की गई है, ठीक है। मतलब एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अच्छा, अब जब मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं इसकी, मेरी वही एग्जाम्पल है, यहाँ पर मेरी शूज़ की शॉप है, ठीक है, कानपुर और इलाहाबाद, ये दोनों यूपी का एरिया है, और ये मैंने दिल्ली में 2017 में बनाई थी पीपीटी, तो क्योंकि मैं वहीं पे था तो इसलिए मैंने कानपुर इलाहाबाद लिखा, आज शायद मैं इसको जयपुर जोधपुर लिखता, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ओनली एक जीएसटीएन से भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, जीएसटीएन क्या है? देखिए हमारी लास्ट क्लास में इस टर्म को समझना रहेगा। जीएसटी तो जीएसटी है, आईएन क्या है? ये एक नेटवर्क है। आईएन क्या है? एक इंटरनेट नेटवर्क है जो कि आपको क्या करता है, ऑनलाइन पोर्टल देता है, ठीक है। पोर्टल के लिए भी आप वेबसाइट पे जा सकते हो gst.gov.in, ठीक है, और इसका जीएसटीआईएन का भी आपको मिल जाएगा। ओके, आईएन बेसिकली आपको नंबर देता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये आपका ये सारा ये डिटेल आ गया है। जीएसटी ये आईएन है, ये देखिए ये जीएसटी आईएन है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मैं इसको मिक्स थोड़ा सा मुझे लगता है मैं कर गया, और ये जीएसटीएन होगा। एन बेसिकली नेटवर्क है जो कि ये सारा जीएसटी का ऑनलाइन संभालता है, और एक है जीएसटी आईएन, मैं वही कहूँ, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ठीक है। आईएन बेसिकली आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है जीएसटी में। ओके, दोनों चीज़ें समझ आ गया। ये सिर्फ नेटवर्क है जो कि आपको सारे इंटरनेट से जोड़ना, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, कैसे रिटर्न भरना, उसका काम कौन करता है? जीएसटीएन। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार ने एक कंपनी बनाई है जो कि इन सारे मामलों को हैंडल करेगी, ठीक है। और ये जीएसटीआईएन, यहाँ पर आईएन डाला गया है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे पैन नंबर है ना, वैसे जीएसटी के नंबर को जीएसटीआईएन बोल लेंगे, ठीक है। गड़बड़ से बचा लिया, देखो, ठीक है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, आपने सब कुछ क्लियर बोलते हो, बोलना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली वही है, ये आप पढ़ लेना, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, तो ये मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज का है ना कि भैया यार मुझे पूरी नॉलेज लेनी है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं लेनी है, उसके लिए ये पीपीटी मैं वहाँ डाल दूंगा। अब ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये कैसे आया था, मैंने आपको बताया ये पैन बेस्ड जीएसटीआईएन है, ठीक है, पैन बेस्ड होता है। सेक्शन 25 याद कर लीजिएगा, सेक्शन 25 में ये बोला हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। 15 डिजिट का होगा ये नंबर, ध्यान रखेंगे 15 डिजिट का होगा। ये देखिए इसके फुल फॉर्म भी आ गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटीआईएन,
ठीक है। ओके, अब ये होगा कैसे? मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान का कोड है 08, राजस्थान का कोड क्या है 08। वैसे ही हर स्टेट का एक कोड दिया हुआ है सरकार ने, जिससे पता चल जाता है कि ये रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट का है। तो 08 राजस्थान का है, उसके बाद आपका पैन नंबर आ जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद क्या आ जाता है आपका 10 डिजिट का पैन नंबर। जैसे मेरा पैन नंबर होगा तो ये अलग होगा, आपका पैन है तो अलग होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे मैं पहला रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो पहला आ जाएगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो दूसरा आएगा। उसके बाद ये कोई अल्फाबेट आ जाएगा। ये दोनों क्या है, ये गवर्नमेंट के दिए हुए डिजिट है, तो हमें यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये इसकी फुल फॉर्म क्या है GSTIN की, तो वो आप दे सकते हो। उसके बाद कितने डिजिट का कोड है, 15 डिजिट का। फर्स्ट दो डिजिट किसके लिए होते हैं, स्टेट कोड होते हैं। उसके बाद पैन होता है, ये पैन बेस नंबर होता है। तो ये इस तरह के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। ये लास्ट वाला आपको फिर भी बता देता हूँ, चेक सम डिजिट है, ये सरकार ही जानती है कैसे होगा। ये कोई सरकार का फॉर्मूला या ट्रिक लगाई हुई है, इसके थ्रू सरकार कुछ जानना चाहती होगी, ठीक है। तो ये सरकार ही जानती है। हालांकि आपको ये जरूरी नहीं है कि ऐसे मिलेंगे, इसके बाद अलग तरह से भी आने शुरू हो गए थे। मतलब इन दोनों का सरकार को ही मालूम है क्या चक्कर है, बाकी ये सब सरकार ने हमको बता दिया है कि शुरू के 2 स्टेट कोड होंगे। जैसे दिल्ली का है, दिल्ली का 07 होता है, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग है। समझ आ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ बोलो फटाफट से। अब ये देखिए रजिस्ट्रेशन ना कुछ अभी तो मैंने लिमिट बताई थी आपको, हाँ सर लिमिट बताई थी, पर कुछ जगह ना इन्होंने कहा कि लिमिट मत देखना, बिना लिमिट के भी कंपलसरी है। हमने कहा हाँ, कहते हैं यहाँ पर 20, 40, 10 लाख वाली कोई लिमिट नहीं है। अगर ये सारे लोग हैं तो रजिस्ट्रेशन शुरू से लेना जरूरी है, जब से ये हो जाए तो। अच्छा मैंने कहा कौन कौन से? कहता है टैक्सेबल पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सप्लाई करते हो तो भूल जाओ आपको कोई रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। मैं गंगानगर से अबोहर माल बेचता हूँ, पंजाब आ गया तो कोई लिमिट नहीं है मेरे लिए 10-20 लाख की, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। दूसरा एजेंट, कोई अगर मेरा कोई एजेंट है, देखिए ये मेरा एजेंट है मान लो, सीधा समझाता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करता। मैं अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने रजिस्ट्रेशन ले ही रखा है, मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया और मेरा कोई एजेंट है, मेरे बिहाफ पे कोई काम करता है, देखिए टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ है, मेरे बिहाफ पे कोई काम करता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इसको भी लेना जरूरी है। सर अब ये कैजुअल पर्सन क्या होता है, देखिए आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है, तो इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर ये GST की CA की क्लास होती है तो खूब बताता है, इसके ऊपर आधा घंटे के लेक्चर होते हैं हमारे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको भी GST में रजिस्ट्रेशन लेना है। आपको ये नाम याद करना है, देखो सीधी सी बात है। जिसको रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, रिवर्स चार्ज में आपको 5-7 मिनट का वीडियो एक दूंगा अलग से, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है तो भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको पक्का से लेना ही पड़ेगा। अगर आपको TDS काटने की जिम्मेदारी दी है सरकार ने कि आपको TDS काटना है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर आप ई-कॉमर्स पे सेलर हो, Amazon फ्लिपकार्ट पे, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और आपको अगर मालूम होगा कि आप जब Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन करने में जाते हैं तो पहले वो कहते हैं कि GST नंबर बताओ। अगर आप ऑनलाइन क्या कहते हैं वेबसाइटें चला रहे हो कोई सर्विस देने की, जैसे मैं भी चला रहा हूँ, तो मैंने GST नंबर ले रखा है, बिल्कुल ले रखा है। ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि फ्लिपकार्ट, इनके लिए क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट, Amazon, शॉपक्लूज, इन सब के लिए भी क्या है, रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो ये सभी को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है जी। ओके, इसके बाद कोई ये सारे नाम याद रहेंगे। टैक्सेबल पर्सन, जिसको जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, तो इनके लिए ये क्या पढ़ रहे हो आप? ये हम पढ़ रहे हैं कि सर इनको कम मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, इनके लिए भी 10-20 लाख की जो हमने पहले पन्ने पे देखा था ना लिमिट, वो लिमिट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी। ओके, तो ये सारे नाम याद रख लेना। कुछ पॉइंट्स मेन है यहाँ पर, बाकी चीजें आपके काम की नहीं थी तो मैंने उस PPT से हटा दिया है। REG1 फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए, हालांकि REG के बहुत सारे फॉर्म है, ठीक है, उनके ऊपर नहीं जाएंगे, कोई काम की नहीं है। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी, देखिए अब ये क्या होता है, जो मैंने टर्नओवर बताई ना 10, 20, 40, जब से आपकी ये आ गई डेट, मतलब आपने ये टर्नओवर क्रॉस कर लिया, तब से लेके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो 30 दिन याद रखेंगे, फॉर्म का नाम याद रखेंगे, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कुछ बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी था। अच्छा सर, इसके बाद अब ये मैंने रजिस्ट्रेशन की लिमिट आपको बताई है, ये कुछ स्टेट्स के नाम है, ये आपको याद रखने हैं। पहले तो सिर्फ 10 लाख और 20 लाख था, अब इन्होंने टुकड़े कर दिए। ये देखिए हिंदुस्तान के ना नॉर्थ ईस्ट साइड में, ये आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में जब आप इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी साइड जाता है,
यहाँ मुझे इंडिया का मैप अगर गलत बन रहा है मेरे से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस साइड में ये स्टेट्स आपको मिलेंगे छोटे छोटे से बर्मा के साथ में, और मैंने आपको पढ़ाने के लिए इनको देखा कि ये इंडिया के मैप पे होते कहाँ हैं। सर इतनी ईमानदारी, बिल्कुल, ताकि मुझे भी आपको बताने में आसानी रही। देखिए ये मणिपुर है, क्योंकि यहाँ पे विकास कम हुआ, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे उद्योग है, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग नहीं है, तो उनके लिए इन्होंने लिमिट भी थोड़ी रखी कि कुछ तो लोग जीएसटी में आने चाहिए, ठीक है। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे बर्मा के बॉर्डर पे। तो यहाँ पर गुड्स के लिए भी लिमिट 10 लाख है, और सर्विस का अगर कोई काम करता है, मान लो कोई टीचिंग करता है, कोई स्टिचिंग करता है, कोई दर्जी है, कोई भी है ना, तो उनके लिए 10 लाख की लिमिट है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड वही हरिद्वार, रुड़की, पौंडीचेरी, ठीक है, तेलंगाना, इनके लिए गुड्स के लिए 20 लाख की लिमिट है, और सर्विस के लिए भी 20 लाख की लिमिट है। हिमाचल, असम, जे&के एंड अदर इंडियन स्टेट्स। देखिए ये हिमाचल, असम, जे&के क्यों है, क्योंकि पहले ये ना इनमें से कुछ स्टेट्स यहाँ पे थे, इनके लिए लिमिट कम थी। यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पर भी थे, क्योंकि पहले 10 और 20 लाख की थी, तो पहले 10 और 20 लाख में से कुछ स्टेट्स को पहले बड़ा स्टेट माना, फिर उनको 20 लाख में ले आए, फिर 20 कुछ को 40 में शिफ्ट किया। तो अब आपको समझना क्या है, देखिए इन स्टेट के नाम याद कीजिए, इसमें गुड्स के लिए कितनी लिमिट है और सर्विस के लिए कितनी है, क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मैं इसको नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, पर फिर भी इसको याद करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो अदर इंडियन स्टेट में आपका राजस्थान, हरियाणा, ये सारे कहाँ जाते हैं, गुड्स के लिए 40 लाख, और गुड्स के अलावा, सर गुड्स के अलावा मतलब सर्विस ही होती है, सर्विस तो होती है, इसके अलावा भी क्या होता है, सर्विस और गुड्स अगर दोनों शामिल हैं तो भी 20 लाख की लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। मतलब अगर मैं ऑनलाइन, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए 20 लाख की लिमिट ही है, 20 लाख से ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिलहाल मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन वालों के लिए ये लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं करती है, ठीक है जी। अब कंपोजिशन क्या है, देखिए मैंने कंपोजिशन को भी ना यहीं घुसा दिया, क्योंकि अब कंपोजिशन के लिए कोई सीए वाले में तो अलग से एक पूरा लेक्चर चलता है, लंबे लंबे कहानियां चलती हैं, यहाँ पर मुझे सिर्फ लिमिट ही बतानी थी, तो मैं बता देता हूँ। कंपोजिशन स्कीम क्या है, एक छोटी स्कीम होती है, वो तो देखिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उसके लिए ना बहुत बड़े बड़े पंगे भी होते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट रखना है, बहुत सारे खर्चे व्यापारी को करने पड़ते हैं, फिर हर महीने रिटर्न भरनी है, क्वार्टरली रिटर्न भरनी है, बहुत पंगे होते थे। तो फिर एक सरकार क्या करती है, एक छोटी सिस्टम भी लेके आती है, जैसे इनकम टैक्स में भी आपने देखा होगा सेक्शन 44 AD, 44 ADA, ठीक है, 44 AE, सर आपको याद है, बिल्कुल याद है, ठीक है, यही तो फायदा होता है सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का। तो वहां पर भी कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, मतलब ज्यादा लोगों को तंग ना किया जाए। उसी तरह से यहाँ पर भी जीएसटी में एक छोटी स्कीम दी गई है, जो कि है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में इन्होंने क्या कहा हुआ है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये 8 स्टेट हैं, देखिए इनमें तो लिमिट है 75 लाख की, यानी कि 75 लाख तक अगर आप हैं तो आप ये स्कीम ले सकते हैं। और बाकी जो ये स्टेट्स हैं, इनमें अगर आप 1.5 करोड़ तक हैं, तक मतलब ये हाईएस्ट है, तो आप ये स्कीम ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो आप बड़े माने जाओगे तो आपको क्या करना है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आना ही पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, ये स्कीम का फायदा, और ये लिमिट है, ये गुड्स के लिए, ध्यान देंगे ये लिमिट है गुड्स के लिए है। अब इस लिमिट में इन्होंने ये कहा कि अगर आप कॉम्पोजिशन की स्कीम लेते हो, देखिए होगा क्या, मैं 20 लाख से तो ज्यादा हो गया, तो मुझे रजिस्ट्रेशन तो लेना है, पर मैं 75 लाख से कम है मेरी टर्नओवर, तो मैं कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास फायदा है। 20 से ज्यादा होने पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, पर 75 तक मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कॉम्पोजिशन की स्कीम ले सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात, कॉम्पोजिशन क्या कहती है, कॉम्पोजिशन की स्कीम कहती है कि आपको ना इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो आपको वो कहानी ना इनपुट टैक्स सुनते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसको क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, पर इसको एक सरकार को टैक्स देना है। टैक्स का रेट क्या है, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, याद कर लीजिएगा। टैक्स का रेट है 1%, स्पेशल रेट है ये कंपोजिशन वालों के लिए, आधा किसके लिए, आधा स्टेट के लिए, आधा सेंटर के लिए, मतलब 0.5 50 पैसा, ठीक है, ये CGST और सर ये SGST। तो सर IGST, देखिए इन्होंने ना एक कंडीशन और डाल रखी है, उसको नोट कर लीजिए कागज पे, ये सारी चीजें मैं अब अलग से नहीं बता सकता। एक तो मैंने रेट बताया आपको, दूसरा मैं ये बताता हूँ कि ये IGST नहीं लग सकता इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन ये भी रखी है कि अगर आप इंटर स्टेट, जी हाँ, अगर आप राजस्थान से पंजाब में माल बेचते हो, तब आप ये कॉम्पोजिशन की स्कीम ले ही नहीं सकते, आपको फिर पिछली स्कीम में, नॉर्मल स्कीम में ही रहना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट आप रखेंगे। तीसरा इन्होंने क्या कर रखा है, एक ढाबे वाले, ये तो गुड्स की बात हो रही थी, ढाबा यानी कि इन्होंने सर्विस माना हुआ है, उसको रेस्टोरेंट की सर्विस माना हुआ है, उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, एक लिमिट निकाल रखी है, कहते आप भी कंपोजिशन में आ सकते हो,
पर आपके लिए ऊपर रेट लगेगा 5%। कंपोजिशन के लिए रेट रखा है इन्होंने, जो रेस्टोरेंट वाले आप ढाबों पे देखेंगे, छोटे ढाबे हैं जो, उन्होंने ये स्कीम ले रखी होगी तो उसमें 2.5% CGST और 2.5% क्या होगा SGST का रेट भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अब जब बात करते हैं ये 2.5% वाली, तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। हालांकि इसके बाद इन्होंने नई स्कीम लॉन्च करी सर्विस वालों को कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप एजुकेशन मतलब अगर आप सर्विस भी देना चाहते हैं तो हम आपको एक लिमिट देते हैं। सर्विस वालों आपके लिए 6% का रेट रहेगा, यानी कि 3% और 3%, 3% और 3% CGST SGST। और आप सर्विस कहाँ देते होंगे, आप सर्विस 50 लाख तक अगर आपकी टर्नओवर हुई है, यानी कि 20 लाख तो एक इन्होंने दे दी, 20 से 50 के बीच में अगर आप हैं तो आप ये 6% टैक्स देख के अपनी कॉम्पोजिशन की स्कीम ले सकते हो। आपको कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ है, जैसे आपको याद रखना है, रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% का रेट है, 1% का रेट है अगर आप गुड्स बेचते हो, गुड्स बेचते भी और मैन्युफैक्चर भी करते हो। पहले इन पे भी पंगा था, मैन्युफैक्चरर के लिए ज़्यादा रेट था और बेचने वाले के लिए कम था, पर अब दोनों ही बराबर हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है हमारा, इसको कंप्लीट किया, फटाफट से बताओ, मैं भूल गया रजिस्ट्रेशन को। ठीक है जी, तो इसी तरह ये PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो देखो, दिल से अगर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन पे सबका हक है। उम्मीद करता हूँ आप अगले वीडियो में भी आएंगे, जहाँ पर हम अब बात करने वाले हैं सप्लाई की। बाय बाय, टेक केयर।